मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 विलियन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि विलियन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है ना। और हमने इसमें विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ तरीकों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, और हमने पढ़ लिया था PPM और पढ़ लिया था PPB। ठीक है, इन 5 के बारे में स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बाकी 5 तरह के तरीकों के बारे में, जिनमें है मोल भिन्न, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता और नॉर्मलता। बच्चों, ये वो चीज़ें हैं सारी जिनको हम फॉर्मल तक नहीं पढ़ी है, बाकी ये सारी चीज़ें हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। ठीक है, मैंने 11th क्लास की जो वीडियोस बनाए हैं उनमें ये एक वीडियो में डिस्कस किया हो गया है कि मोल भिन्न क्या होती है, मोललता और नॉर्मलता क्या होती है, आप उससे भी देखकर समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मोल भिन्न से। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज, सब एक ही बात होती है बच्चों। अभी मोल अंश या मोल भिन्न का मतलब क्या है, देखिए हम ये कहें कि हमने एक मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला रखा है, ठीक है ना। तो ये जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ हमने मिला रखे हैं, इनमें हमने मान लीजिए A पदार्थ और B पदार्थ मिलाए थे। इसके हमने WA ग्राम मिलाए थे, इसके WB ग्राम मिलाए थे, ठीक है ना। इसका अणुभार मोलर द्रव्यमान MA है, इसका मोलर द्रव्यमान MB है। तो हम इनके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं Na और Nb, क्योंकि n बराबर क्या होता है W/M। तो हम यहाँ WA/Ma कर देंगे। ऐसे ही Nb निकालना है तो WB/MB कर देंगे, तो हमें यहाँ मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम ये कह पाएंगे कि हमने क्वेश्चन में मिला था हमको, या हमसे ये कहा गया था कि हमने WA ग्राम A के और WB ग्राम B के मिलाए थे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि इस मिश्रण में Na मोल तो A के और Nb मोल B के उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो इस पूरी व्यवस्था में A का कितना अंश है और B का कितना अंश है, तो कुल मोलों की संख्या तो हो जाती है अपनी Na प्लस Nb, ये कुल मोल हो गए। तो मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज जो निकालते हैं, हम ही निकालते हैं कि इस कुल मोल में से या कुल संख्या में से A के कितने मोल हैं या B के कितने मोल हैं, ठीक है। मोल अंश को या मोल भिन्न को हम X से दिखाते हैं। X का मतलब होता है अवयव के मोल बटे कुल मोल, ठीक है ना, अवयव के मोल बटे कुल मोल, ठीक है। तो जैसे अगर हम XA निकालना चाहते हैं तो XA के लिए A के मोल यानी कि Na, और कुल मोल कितने हो गए हैं, कुल मोल हो गए हैं Na प्लस Nb, तो ये A के मोल आ गए। इसी तरीके से B की मोल भिन्न निकालना चाहें तो B के मोल बटे कुल मोल, इस तरह से हम B की मोल भिन्न निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना है कि एक ही मिश्रण में 2 या 2 से अधिक जितने भी अवयव होंगे, सभी की मोल भिन्न हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ द्विअंगी मिश्रण में एक तरीका और है कि XA तो जो होगा वो 1 - XB के भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट चीज़ है, कि यदि एक ही विलयन में 2 या 2 से अधिक मिश्रण अवयव उपस्थित हैं तो उनकी मोल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है। अगर यहाँ 2 पदार्थ हैं तो इनकी मोल भिन्नों का योग 1 होगा। अगर 3 पदार्थ हो जाते तो तीनों की मोल भिन्नों का योग भी 1 ही होता, ठीक है ना। तो अगर हमने एक की मोल भिन्न कैलकुलेट कर ली है और 2 ही पदार्थ हैं तो दूसरे की मोल भिन्न को हम 1 में से माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किसी विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव की मोल भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम मान रहे हैं कि कोई त्रिअंगी मिश्रण है जिसमें A, B और C की क्रमशः Na, Nb और Nc मोल उपस्थित हैं, तो A की मोल भिन्न क्या होगी, मोल भिन्न का मतलब होता है अवयव की मोल बटे कुल मोल। तो A की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरीके से B की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, XB बराबर NB प्लस Na प्लस NB प्लस NC। इसी प्रकार C की मोल भिन्न हो जाएगी XC इज इक्वल टू NC बटे Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है ना। और ये बात याद रखनी है कि किसी विलयन के सभी अवयव की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है, अर्थात XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। देखें, 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथेनॉल और 32 ग्राम मेथेनॉल
को मिलाने पर प्राप्त विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दिया क्या है, देखो 3 पदार्थों के हमें W दिए हुए हैं। W जल दे रखा है 36 ग्राम, W एथेनॉल दे रखा है 46 ग्राम और W मेथेनॉल दे रखा है 32 ग्राम। केवल इतनी चीज़ दी हुई है। जब इतनी चीज़ दी हुई है तो हम मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान? मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इनका अणुभार पता होना चाहिए। ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान के लिए H2O, जल का मतलब होता है H2O। H2O का मोलर द्रव्यमान निकालने के तो दोनों हाइड्रोजन का भार 2, ऑक्सीजन का 16, मोलर द्रव्यमान आ गया 18 ग्राम। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, 2 कार्बन, दोनों कार्बन पर मिलकर 24, 12 दूना 24। ठीक है। 6 हाइड्रोजन है तो +6 प्लस 1 ऑक्सीजन है यानी कि 16, इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 40 ग्राम। इसी तरह से मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, C 1 है यानी कि 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है +4 प्लस 1 ऑक्सीजन है यानी कि 16, इन सबको सम करेंगे तो आ जाएगा 32 ग्राम। तो ये तो हो गया WH2O, ये हो गया W एथेनॉल और ये हो गया W मेथेनॉल। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने लिख ली। W जल 18 ग्राम, सॉरी M जल 18 ग्राम, M एथेनॉल 46 ग्राम और M मेथेनॉल 32 ग्राम। अब इनका हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए, मोल भिन्न निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो मोलों की संख्या का सूत्र सिंपल सा W/M, N बराबर W/M। तो N जल निकालना है तो W जल बटे M जल, ये दे रखा है 36, ये होता है 18, तो 36/18 ये आ गया 2। इसी तरह से W/M एथेनॉल के लिए करें तो 46/46 ये 1 मोल आ गया। इसी तरह से मेथेनॉल के लिए निकालेंगे 32/32 ये 1 मोल आ गया। ठीक है ना। क्या क्यों किया है ये? क्योंकि N बराबर क्या होता है W/M, तो हमने बस बटे कर दिया है इनको। तो अपने पास कुल मोलों की संख्या आ गई, 2 मोल जल के हैं, 1 मोल एथेनॉल का है, 1 मोल मेथेनॉल का है, कुल मोल आ गए 4। ठीक है ना। अब हमें निकालने हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न का मतलब होता है A के मोल बटे कुल मोल। तो यहाँ हमें जल की मोल निकालने हैं। पहले जल की मोल भिन्न निकालने, जल के मोल थे 2 और कुल मोल कितने हैं 4, तो 2/4। तो ऐसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गई मोल भिन्न इसकी। ठीक है ना। फिर एथेनॉल की मोल भिन्न निकाली। एथेनॉल की मोल भिन्न का मतलब एथेनॉल की मोल बटे कुल मोल 1/4, किसी कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। और हम और भी इसको सॉल्व करना चाहें तो 0.5 लिख दें यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह इसकी मेथेनॉल के मैं मोल निकाले तो 1 मोल था मेथेनॉल का, 4 मोल है कुल, तो 1/4 यानी ये भी हो गया 0.25। तो अब इन सब का सम करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से हम मोल भिन्न की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन कि 100 ग्राम जल में 23 ग्राम एथेनॉल घोलकर बनाए गए विलयन के प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करो। दिया क्या है, W जल 100 ग्राम, W एथेनॉल 23 ग्राम, M जल अभी हमने निकाला था 18 ग्राम होता है, M एथेनॉल भी अभी निकाला था 46 ग्राम होता है। N निकालना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि मोल भिन्न निकालने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है मोलों की कैलकुलेशन। N बराबर होता है W/M, तो N बराबर हो गया 100/N जल के लिए 100/18, इसका मान आएगा 5.55। फिर N एथेनॉल निकालेंगे तो W/M एथेनॉल के, W दे रखा है 23, M दे रखा है 46, तो 23/46 यानी 1/2 यानी कि 0.5 मोल हो गया। तो कुल मोलों की संख्या हो गई N जल प्लस N एथेनॉल, ये हो गया 6.05। अब हमें इनकी मोल भिन्न निकालनी है। तो X जल बराबर हो गया N जल यानी जल की मोल बटे कुल मोल। जल की मोल है 5.55 अपॉन में कुल मोल है 6.05, कैलकुलेट किया तो यह आ जाता है 0.917। ठीक है। इसी तरह से X एथेनॉल निकालेंगे यानी कि एथेनॉल की मोल भिन्न निकालेंगे तो यह आ जाएगा एथेनॉल की मोल यानी N एथेनॉल बटे N यानी कि कुल मोल। तो 0.5 तो है एथेनॉल की मोल और कुल मोल है 6.05, तो इसकी मोल भिन्न आ गई 0.083। इनको सम करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इस तरीके से हम मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना तरीका है वो है मोलरता। मोलरता का मतलब होता है किसी 1 लीटर या 1000 विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसको। मोलरता यानी कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र बनाते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोलों की संख्या होती है N और विलयन का आयतन होता है V, तो N/V हो गया। लेकिन मोलों की संख्या N बराबर क्या होता है हम जानते हैं W/M,
तो उसको हम प्रदर्शित करें, W का मतलब विलेय का ग्राम में भार और M का मतलब होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इसको और आगे हमने ओपन करके लिखा तो मोलरता बराबर हो गया विलेय का ग्राम में भार यानी कि ये चीज़ अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि ये चीज़ इंटू विलियन का आयतन लीटर में। तो ऐसे कैसे ही है, तो हमने इसको लिख दिया WB ग्राम में बटे MB का मतलब विलेय का, B मतलब हमेशा विलेय के लिए लिखा जाएगा और A मतलब हमेशा विलायक के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, V लीटर। अब ये लीटर में ना हो, अगर ml में हो तो हमें ml में बदलने के लिए क्या करना, लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। जब इसमें नीचे 1000 का भाग लगेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का भार ग्राम में गुणा 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलियन का आयतन ml में। तो मोलरता यानी कि M इज इक्वल टू हो गया WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V ml। ठीक है ना। देखो जैसे इसका मीनिंग समझते हैं हम, एक छोटा सा चीज़ बात करते हैं अपन कि 0.5 mNaOH विलियन का क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब कैपिटल M का मतलब हो गया कि मोलरता दी हुई है। मोलरता मतलब होती है मोलों की संख्या कितने आयतन में, 1 लीटर आयतन में। तो इसका मतलब हो गया कि 0.5 NaOH विलियन का मतलब है कि NaOH की 0.5 मोल 1 लीटर विलियन में उपस्थित हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं कि 1.5 m सांद्रता का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु आवश्यक NaOH की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है ना। तो यहाँ देखो मोलरता दे रखी है, कैपिटल M लिखा हुआ है, इसका मतलब मोलरता दे रखी है। तो मोलरता का मान दे रखा है 1.5, मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है ना। V दे रखा है 500 ml। तो अब पूछा है इसमें आवश्यक NaOH की मात्रा यानी कि W पूछी है, W भी पूछा है और M NaOH अणुभार, तो मोलर द्रव्यमान तो हमें चाहिए ही चाहिए। और NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो एक तो Na यानी कि 23, O का 16 और H का 1, कुल मिलाकर हो गया 40। तो M NaOH हो गया 40। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करें, मोलरता बराबर क्या होती है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, और V किस में है ये ml में। तो WB हमें निकालना है, तो ये सारी चीज़ें उधर ले गए, यानी कि मोलरता गुणा MB गुणा V ml में। ठीक है, अपॉन में 1000 सारी वैल्यूज पुट की। मोलरता दे रखी है 1.5, MB होता है 40, V दे रखा है 500 ml अपॉन 1000। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 30 ग्राम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें NaOH का 500 ml जलीय विलयन बनाना है जिसकी सांद्रता 1.5 m हो, तो हमें NaOH के 30 ग्राम घोलने पड़ेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए कि 250 ml जल में शर्करा के 34.2 ग्राम विलय हैं, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। विलयन का आयतन दे रखा है 250 ml। ठीक है ना। और उसमें शर्करा की मात्रा जो घुली हुई है वो तो विलय हो गया, ये दे रखा है WB 34.2 ml 2 ग्राम। ठीक है ना, 34.2 ग्राम। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, तो हमें MB की जरूरत पड़ेगी। MB शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है, शर्करा होती है C12H22O11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कार्बन की 12 ही इसका अणुभार है, तो 12 12 144। ठीक है ना। 22 ऑक्सीजन का भार 22 प्लस 11 ऑक्सीजन का एक का भार होता है 16। ठीक है ना। 11 का हो गया 176, इन सबको सम करते हैं तो आ जाता है 342। ठीक है ना। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है अपना WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। V किस में है ये ml में। WB दे रखा है हमको 34.2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB हमने निकाल लिया 342 इंटू V दे रखा है 250। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। ये तो हो गया 4 टाइम्स कट, ये हो गया 0.1 टाइम्स कट, 4 इंटू 0.1 हुआ तो 0.4 मोल प्रति लीटर आ गया। ठीक है ना। इसके अलावा हमें दो तीन चीज़ें और भी देखनी है। जैसे अगर हम एक ही विलयन का तनुकरण कर देते हैं कि उसमें पानी मिला देते हैं, तो उस जो नया विलयन प्राप्त हुआ है उसकी सांद्रता कैसे ज्ञात की जाए। तो उसके लिए सीधा सीधा तरीका है कि प्रारंभिक स्थिति में जो मोलर मान है और अंतिम स्थिति में जो मोलर मान है वो बराबर रहेंगे, यानी विलय तो मात्रा तो घटा ही नहीं रहे, केवल हम तनुकरण कर रहे हैं, यानी कि इसमें जल की मात्रा या विलय की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में अगर मोलरता M1 है तो बाद में यानी तनुकरण के बाद उसकी मोलरता M2 हो जाएगी।
तो पहले अगर V1 आयतन था तो बाद में V2 हो जाएगा। तो इनकी संबंध होता है हमेशा M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है ना। इसी तरीके से मोलरता का द्रव्यमान प्रतिशत से भी एक संबंध है। वो संबंध क्या है? मोलरता बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे मोलर द्रव्यमान। घनत्व का मतलब है विलयन के घनत्व से है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत जो हमने भी शुरू में देखा था लास्ट वीडियो में, घनत्व का मतलब घनत्व है कि उस विलयन का जो विलयन हमें प्राप्त उसका घनत्व कितना दे रखा है। और मोलर द्रव्यमान विलय का होता है, यानी कि W/W% इंटू D इंटू 10/mV। तो देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं दोनों से रिलेटेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि H2SO4 की 0.03 m सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता आधी करने के लिए कितना जल मिलाना पड़ेगा। पहली सांद्रता यानी M1 तो दे रखी है 0.03 m सांद्रता है, यानी कि इतने मोल 1 लीटर में उपस्थित है। आयतन नहीं दे रखा तो हमने इसको 1 लीटर मान लिया। फिर हमें M2 क्या कर देनी है, विलयन की सांद्रता को आधा करना है, यानी पहले कितनी थी 0.03/2 कर दिया। अब V2 हमें अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो M1 V1 बराबर M2 V2 वैल्यूज पुट की तो V2 की वैल्यू आ गई 2 × 0.3 यानी कि 2 लीटर आ गई, यानी V2 इतना हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कितना जल मिलाना पड़ेगा। तो पहले 1 लीटर विलयन था, अब वो हमारे पास 2 लीटर हो गया। तो 2 लीटर मिलाने के लिए हमने उसमें कितना जल मिलाया, इसके लिए हम डेल्टा भी निकालेंगे कितना हमने आयतन में कितना परिवर्तन किया है, V2 - V1 के बराबर। तो V2 आया है अपना 2 और V1 था अपना 1, तो आ गया 1 लीटर। यानी इस विलयन में हम अगर 1 लीटर विलयन मिला देते 1 लीटर जल मिला देते हैं तो विलयन की जो सांद्रता है वो आधी रह जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। H2SO4 का 30% विलयन जिसका घनत्व दे रखा है 0.051 ग्राम प्रति ml, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता में क्या संबंध है। मोलरता बराबर होती है द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत हमें दे रखा है 30%, घनत्व दे रखा है 0.051 ग्राम प्रति ml और H2SO4 होता है 98। H2SO4 का द्रव्यमान 98 होता है। सारी वैल्यूज पुट की 30 इंटू 0.051 इंटू 10/98, दिस इज 98, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 0.156 m मोलरता आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए तनुकरण का एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीका जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन है अपने पास जिसकी सांद्रता है डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है डेसी का मतलब होता है 1/10, इसको 10 की घात -1 भी कह सकते हैं, ठीक है। उस विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी इसमें इसका कितनी मात्रा घुली हुई है। तो देखिए मोलरता बराबर होती है WB × 1000/MB × VML। VM हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml। मोलरता दे रखी है डेसीमोलर यानी कि 1/10 m और H2SO4 98 होता है ये। तो यहाँ से अब W भी निकालना है, तो मोलरता बराबर W भी बराबर हो जाएगा मोलरता गुणा MB गुणा VML/1000। मोलरता है 1/10 गुणा MB है 98, V दे रखा था 100/1000, इसको निकालेंगे तो आ जाता है 0.98 ग्राम, ठीक है ना। और देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन वन मोर। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र दे रखा है H2C2O4.2H2O। इसके 250 ml हैं जो सेमी मोलर विलयन बना रहे हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है ना, नहीं हाफ मोलरता है 1/2। तो अम्ल की उपस्थित ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। V दे रखा है 250 ml, मोलरता दे रखी है सेमी मोलर, सेमी का मतलब होता है 1/2 ml और MB होता है 126। इसका निकालेंगे ना तो 126 आएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं और 4 यहाँ हैं, 6 हो गई है ना। 5 ऑक्सीजन है, 16 पंच 80 हो गए और 12 दूना 24 को निकालेंगे 126 आएगा, ठीक है। तो मोलरता बराबर हो गई WB × 1000/MB × VML। तो W भी बराबर हो गया बिल्कुल अभी जैसे ऊपर निकाला था। हम MB और VML इधर चले जाएंगे, मोलरता से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। 1/2 मोलरता हो गई गुणा MB 126 है गुणा VML 250 दिया है बटे 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.75 ग्राम। ओके, अगला जो पद है अपना मोललता का है। मोललता और मोलरता में एकमात्र डिफरेंस होता है कि मोलरता हम कहते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जबकि मोललता कहते हैं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। इतना सही अंतर है, केवल ये हम विलायक का भार ले रहे हैं जबकि मोलरता में हम विलयन का आयतन लेते हैं।
ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में, किलोग्राम में। फिर मोलों की संख्या को n बराबर होता है W/m, उस रूप में लिखें तो विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। अब ये भार किलोग्राम में ना हो कि ग्राम में हो, तो हमें 1000 का इसमें भाग लगाना पड़ेगा, जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का भार ग्राम में, यानी कि WB × 1000 बटे MB गुणा कैपिटल W। कैपिटल W का मतलब है विलायक का भार, इसको WA भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 m NaCl विलयन का अर्थ है कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल में NaCl का 1 मोल विलेय है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ आप याद रखें कि अभी तक हमने जो प्रतिशत पढ़ जो अभी मात्रक पढ़े हैं या जो हम आगे पढ़ेंगे, उनमें एक विशेष बात ये है कि मोललता जो हम पढ़ रहे हैं अभी, द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, ppb और मोल अंश, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो इस काम में ली जाने वाली सांद्रता के पद हैं वो यही हैं, क्योंकि इनमें सभी भार के पद हैं, आयतन का पद नहीं है। आयतन हमेशा ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ता है तो इनके जो मान होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो परिमाण हैं, ये जो पद हैं, इनमें आयतन का कोई पद नहीं होता, इसलिए ये ताप से अप्रभावित रहते हैं। लेकिन मोलरता आयतन में निकाली जाती है, आयतन प्रतिशत में आयतन है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में आयतन है, और फॉर्मलता और नॉर्मलता जो हम भी आगे पढ़ेंगे वो भी ताप से प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोललता पद मोलरता या नॉर्मलता या फॉर्मलता से अधिक उचित है, क्यों? तो इसका एकमात्र कारण ही है कि मोललता पर ताप का पूरी प्रभाव नहीं पड़ता, कि नॉर्मलता या फॉर्मलता ये जो अन्य पद हैं ये ताप से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं हम कि 103.65 ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है, तो इसकी मोललता ज्ञात करो। WB विलेय की मात्रा दे रखी है हमें 3.65 ग्राम, ठीक है ना। WA यानी विलयन की मात्रा दे रखी है 103.65 ग्राम, तो विलायक का भार कितना हो गया? विलायक का भार हो गया 103.65 माइनस 3.65, ठीक है ना। ये तो विलयन था, विलयन में से विलेय को घटा दिया तो विलायक मिल गया, विलायक मिल गया 100 ग्राम। मोललता क्या होती है? WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA, ठीक है ना। तो 3.65 अपॉन इंटू 100 अपॉन 36.5, 36.5 HCl का अणुभार होता ही हमें पता ही है, ठीक है ना। निकाला तो 1 m आ गया। 1 m का मतलब क्या हो गया कि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि 3.6 ग्राम 103.6 ग्राम विलयन में उपस्थित हैं, और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल उपस्थित होता है, ठीक है ना। अगला पद है अपना फॉर्मलता। फॉर्मलता का मतलब क्या होता है? फॉर्मलता हम ज्ञात कब करते हैं? फॉर्मलता हमें तब ज्ञात करनी पड़ती है जब जो विलेय है वो विलयन में अपनी मूल रूप में नहीं है, या तो वो संगुणित हो गया यानी कि दो या दो से अणु आपस में जुड़ गए, या फिर वो वियोजित हो गया, ठीक है ना। तो जब संगुणित या वियोजित हो जाता है तो वो अपने मूल रूप में नहीं रहता। तो अगर वियोजित हो गया है तो वो विलयन में किस रूप में है, या संगुणित हो गया है तो वो विलयन में किस रूप में है, उस रूप में उसका जो भार होता है उस भार के अनुसार हम फॉर्मलता निकालते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुसूत्रों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है ना। क्योंकि जब विलेय के अणु विलयन में वियोजित या संयोजित या संगुणित हो जाते हैं तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात की जाती है। तो फॉर्मलता बराबर हो गया विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का अणुसूत्र भार। मोलर द्रव्यमान की जगह जो मोलरता में मोलर द्रव्यमान था वो यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है, विलयन का आयतन ml में ही है। जैसे देखो इसको उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि 250 ml एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में 30 ग्राम एसिटिक अम्ल विलेय है, ठीक है ना। विलयन का आयतन हमें दे दिया 250 ml, और विलयन में विलेय की मात्रा दे दी 30 ग्राम। यदि विलयन में एसिटिक अम्ल के अणु द्विगुणित हो जाएं तो विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। द्विगुणित हो जाने का मतलब होता है दो दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। कैसे जुड़ते हैं देखिए, इनके जुड़ने का तरीका ये होता है कि एक CH3 COO और H, और दूसरा ये CH3
यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, और ये आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ गए। तो ये एक अणु के रूप में, एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं। तो जब ये एक इकाई के रूप में व्यवहार कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एक अणु सूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH का जो अणुभार होता है वो 60 होता है, लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में व्यवहार कर रहे हैं, द्विगुणित के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। द्विगुणित का मतलब इसमें इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 120। तो जो हमें अणुसूत्र भार निकला है वो हमें इस इकाई के रूप में ही इसका लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए दिया है WB बराबर 30 ग्राम, है ना, V बराबर 250 ml, तो और M भी हो जाएगा यहाँ दोगुना क्योंकि द्विगुणित रूप में है, तो फॉर्मलता बराबर होती है WB गुणा 1000 बटे MB गुणा VML। WB दे रखा है 30 ml, 1000 रखना ही है, MB 120 आ रहा है यहाँ, VML हमें दे रखा है 250 ml। सॉल्व किया तो 1F आ गया। 1F आपका मतलब हुआ कि इसके 1 लीटर बिलियन में इसका केवल एक अणुसूत्र भार या एक अणुसूत्र उपस्थित है, यानी एक इकाई ही उपस्थित है। अगला और अंतिम तरीका जो है सांद्रता को प्रदर्शित करने का वो होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता होता है किसी 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिल्कुल मोलरता की तरह है। तो हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो गई W बटे EB, ठीक है ना। तो हम जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, तो नॉर्मलता बराबर हो गई विलेय की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में, WB बटे EB गुणा V लीटर, लेकिन वही चीज़ लीटर नहीं होगी, अगर मिलीलीटर हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है अपना WB इंटू 1000 बटे EB इंटू VML, ठीक है ना। इसके अलावा हम द्रव्यमान प्रतिशत के साथ भी इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे हमने मोलरता की थी। मोलरता बराबर थी द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व बटे 10 गुणा मोलर द्रव्यमान, तो नॉर्मलता बराबर होगी द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे तुल्यांकी भार, बिल्कुल सेम तरीके से। उसी तरीके से नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा आवेश, यानी N बराबर M इंटू N। अगर हमें मोलरता दी गई है और हमें वो सब घट्टे के आवेश के बारे में जानकारी है तो हम उसके आवेश को वोट से गुणा कर दें तो हमें नॉर्मलता सीधे ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मोलरता का तनुकरण किया था तो हम नए विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं कि प्रारंभिक सांद्रण बराबर अंतिम सांद्रण, यानी कि N1V1 बराबर N2V2, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। 800 ml जल में NaCl के 30 ग्राम घोले गए तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। VML दे रखा है 800, NaCl के ग्राम यानी W का मान दे रखा है 30 ml 30 ग्राम। अब EB NaCl का तुल्यांकी भार क्या होता है, NaCl का अणु भार तो होता है 58.5। देखो तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है M/N। M का मतलब होता है अणु भार या मोलर भार, N का मतलब होता है उसमें आवेश का भाग लगाना है हमें, ठीक है ना। तो 58.5 इसका अणु भार था और इसमें Na और NaCl में आवेश की मात्रा होती है 1, यानी Na पर भी एक ही धन आवेश होता है और Cl पर भी एक ही ऋण आवेश होता है, तो 1 से भाग लगा देते इसका तुल्यांकी भार आ गया 58.5। वैल्यूज पुट की, ठीक है, 30 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 800, वैल्यू आंसर आ गया 0.641 M। एक और एग्जांपल देखते हैं। 500 ml एल्कोहल में 112 ग्राम कास्टिक पुसट घोलने से प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। दिया क्या है, आयतन दिया है VML, 500 ml दे रखा है, दिए विलय की मात्रा दे रखी 112 ग्राम, तो WB का मान हो गया 112। अब EB चाहिए, EB इसका भी तुल्यांकी भार निकालने का वही तरीका, E बराबर होता है M/N। KOH का जो अणुभार होता है वो 56 होता है, कैसे होता है, K का होता है 39, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, सबको सम करेंगे तो 56 आ जाएगा। और इसमें आवेश होता है K+ और OH-, यानी आवेश की संख्या इसमें भी एक ही है, तो 1 का भाग लगा दिया तो 56 आ गया, ठीक है। WB दे रखा है, P दे रखा है, EB हमने निकाल लिया, सारी वैल्यूज आ गई पुट की, तो आंसर आ गया 4N, ठीक है ना। देखो कन्वर्जन का देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की अमोनिया में विलयन की 800 ml का सांद्रण एक सेमी नॉर्मल से एक डेसी नॉर्मल करने के लिए कितने आयतन अमोनिया की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी हमें यहाँ काम में लेना है N1V1 बराबर N2V2, सांद्रण में परिवर्तन कर रहे हैं ना केवल, ठीक है ना। N1 दे रखा था हमें
सेमी नॉर्मल, सेमी का मतलब होता है 1/2 और डेसी का मतलब होता है 1/10। तो पहली सांद्रता थी 1/n, दूसरी करनी है हमें 1/10। पहला आयतन दे रखा है 800 ml, तो पहले तो हम दूसरा आयतन ज्ञात करते हैं, यानी कि N1V1 बराबर N2V2, 1/2 गुणा 800 यानी कि हो गया 400 बराबर 1/10 V2। ठीक है ना, तो 400 गुणा 10 हो गया, यह आ गया 4000 ml। पहले कितना था 800 ml, अब कितना हो गया 4000 ml, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, V2 माइनस V1 कर दें। परिवर्तित आयतन को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा V बराबर होगा V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 का मतलब 4000 माइनस 800 बराबर 3200 ml, यानी इस सांद्रण में परिवर्तन के लिए हमें 3200 ml अमोनिया इस विलयन में मिलानी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, 1000 ग्राम जल में 120 ग्राम एसिटिक अम्ल घोला गया है, प्राप्त विलयन का घनत्व 1.15 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए ये भी ग्राम दे रखा है, ये भी ग्राम दे रखा है, ये तो ग्राम में होना ही चाहिए, लेकिन नॉर्मलता हम ज्ञात करते हैं 1 लीटर विलयन में, लेकिन हमें दे रखा है ग्राम, तो हमें इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। उसको लीटर में बदलने के लिए आपको अपन को घनत्व दे रखा है, दे क्या रखा है हमको WB विलय की मात्रा दे रखी है 120 ग्राम। ठीक है ना, और इसके लिए एक विलय का अणुभार निकालें हम, तुल्यांक भार निकालें, तो इसका अणुभार क्या होता है, CH3COH का अणुभार होता है 60। ई बराबर निकालने का तरीका M/N, अणुभार इसका 60 है, आवेश 1 होता है, क्योंकि इसमें एसिटेट आयन और H+ आयन निकलते हैं, एक आवेश है, एक का भाग लगा दिया, तो ई का मान वही आ गया जिसका अणुभार है। WA दे रखा है 1000 ग्राम, यानी विलायक का भार दे रखा है WA। ठीक है, D दे रखा है 1.5, तो पहले तो विलयन का भार निकालना पड़ेगा। विलयन का भार होगा विलय का भार प्लस विलायक का भार, ये आ गया 1120 ग्राम। अब इसका आयतन निकालने के लिए हमें ये संबंध निकालना पड़ेगा, संबंध होता है D बराबर M/V, याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब V निकालना है तो V और D की जगह इंटरचेंज कर दें, तो V बराबर हो जाएगा M/D, यानी आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान अपना आ रहा है 1120 और घनत्व दे रखा है 1.15, निकाला तो ये आ गया 973.91 ml। ठीक है, अब नॉर्मलता निकाल लेंगे बस, WB गुणा 1000 बटे EB गुणा VMI। WB हमें दे रखा है 120 ml, EB हमने निकाल रखा है 60 ml, V का मान निकाल 60 और V का मान निकाल लिया हमने 973.91। इन मानों को रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.05 N। इसका मतलब है कि 1 लीटर विलयन में एसिटिक अम्ल के 2.05 तुल्यांक उपस्थित हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इन तरीकों से या इन 10 पदों में से किसी भी तरीके से विलयन की सांद्रता को अर्थात विलयन में विलय की मात्रा को प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू।